हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है राजनीतिक दल। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का एक पार्ट है। दलीय व्यवस्था के द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकार का गठन और संचालन होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा राजनीतिक दलों को प्रथम बार 1985 में संवैधानिक मान्यता मिली। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किए गए हैं। आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है, जो दल के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए समय समय पर होते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता देने का अधिकार निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के तहत निर्वाचन आयोग को है। वर्तमान में देश में कुल 6 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी यानी सीपीआई सीपीएम, नेशनल पीपुल्स पार्टी तथा आम आदमी पार्टी शामिल है। भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान होता है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी.आर. अंबेडकर ने 1936 में की थी। वर्तमान में सक्रिय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में हुई। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। तो याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 4 स्टेटमेंट है, कौन कौन से सही हैं आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही। दूसरा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, यह भी सही है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, यह भी सही है। और 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, साथ ही वह निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों को निर्धारित मापदंडों के आधार पर राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में पिछले आम चुनाव में कुल पड़े वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है। यह वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से मिलकर 2% सीटें प्राप्त करता है या उस दल को कम से कम
4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 50 से अधिक राज्य स्तरीय दल हैं। सेकंड प्रश्न, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का जो अधिकार है किसको है, बताइए। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, चुनाव आयोग, सी ऑप्शन। थर्ड नंबर है, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग, यानी भारत का निर्वाचन आयोग। सही जवाब है बी ऑप्शन। 4 नंबर है, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? सेम प्रश्न सेम जवाब। सही जवाब हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर है, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब देखिए, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति कब मिलती है? जब वह, देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही मतलब कि डाउटफुल ऑप्शन है। निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग के द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जब निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी करता हो। पहला, उस राजनीतिक दल के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। इसके बाद उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों, ठीक है, और ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। तीसरा, उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो, याद रखिएगा। 6 नंबर है, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए पूर्व चुनाव में? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी बताइए। देखिए इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ई ऑप्शन। क्यों? तो आपको मालूम है, उपयुक्त में से क्या कोई नहीं या एक से अधिक? कमेंट में बताइएगा। 7 नंबर है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम कितने राज्यों में? भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है और कम से कम कितने राज्यों में अपनी भूमिका अदा करता हो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 राज्यों में, 4 राज्यों में, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। 8 नंबर है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि? किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि, बताइए, यदि वह राज्य में या तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है, सी ऑप्शन। निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल में क्षेत्रीय दल से तात्पर्य राज्य स्तरीय दल से ही है। यहां प्रश्न क्षेत्रीय दल का मतलब है राज्य स्तरीय दल से। देखिए, राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसे राज्य विशेष में हुए विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत और न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हो, या लोकसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत उस राज्य से न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो, या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य विधानसभा की न्यूनतम 3% सीटें और न्यूनतम 3 सीटों में से ज्यादा मतलब की हो, जो भी ज्यादा हो प्राप्त हो।
और या लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस राज्य से प्रत्येक 25 सदस्यों में से कम एक सदस्य या राज्य के लिए तदनुरूप निर्धारित संख्या का हिस्सा प्राप्त हो, या लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 8% मत प्राप्त है। तो याद रखिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब क्या हो सकता है, जब, याद रखिएगा, अगर देखा जाए तो इसमें सही जो स्टेटमेंट है पहला, वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त कर पाई हो। ठीक है, पहला। और इसके बाद इसमें दूसरा है कि वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत पाई हो। पहला और दूसरा सही है, तो सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, बी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। 11 निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? तो कांग्रेस पार्टी, बी ऑप्शन सही जवाब है। 1999 में कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के कारण अलग होकर राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट और है, देख लेते हैं। इसमें जो है नेक्स्ट प्रश्न है 12। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो इसमें कोई भी जो दल है राजनीतिक जो दल है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो कोई भी नहीं है, यानी डी ऑप्शन। वर्तमान में 6 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये जो 6 राजनीतिक दल जो है यानी राष्ट्रीय राजनीतिक जो दल हैं वो है, पहला भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी वाला, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। दिसंबर 2022 में घोषित गुजरात विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की अर्हता प्राप्त कर लेने के आधार पर राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए दावा किया था। इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग के द्वारा अप्रैल 2023 में जारी सूचना के तहत इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। साथ ही सीपीआई, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस का जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया। एक प्रश्न संख्या जो है कि 13 है कि इसमें पूछा गया 2016 में किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई? ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था, तो 2016 में बताइए किसको राष्ट्रीय दल की जो है मान्यता दी गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा टीएमसी को। टीएमसी यानी 2016 में भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी यानी पूरा नाम जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके बाद 2019 में नेशनल पीपुल्स पार्टी को और अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई। अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग के द्वारा टीएमसी का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। 14 भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ए बी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसका प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया था। इस पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। 15 भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं किया गया है? तो इसमें जो ऑप्शन है सही नहीं है।
समाजवादी, देखिए समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, यह राज्य स्तरीय पार्टी है। इस दल की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की है। वर्तमान में अखिलेश सिंह यादव इस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रश्नगत दलों में से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। इन दोनों से अब जो है मतलब कि कह सकते हैं कि ये दोनों जो है राष्ट्रीय दल का या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपनी जो मान्यता था ये खो चुके हैं। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल, तो वर्तमान में अगर बात करें तो कांग्रेस और भाजपा राष्ट्रीय दल हैं। कांग्रेस और भाजपा राष्ट्रीय दल हैं, जबकि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल को पंजाब राज्य में राज्य स्तरीय यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दल में क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है। इस दल की स्थापना 14 दिसंबर मतलब कि 1920 को हुई। इसके वर्तमान अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल हैं। इसका अतिरिक्त 2023 में निर्वाचन आयोग के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई का भी जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन डाउटफुल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? कौन सा दल एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? सेम प्रश्न सेम जवाब, आपको मालूम है। इसका सही जो आंसर है सही नहीं है, मतलब कि ऑप्शन में नहीं है, डाउटफुल है। तेलुगु देशम पार्टी को जो है आंध्र प्रदेश में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। इसकी स्थापना 1982 में एन.टी. रामाराव ने की थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू हैं। इसका अतिरिक्त 2023 में निर्वाचन आयोग के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मतलब सीपीआई का जो राष्ट्रीय दल का दर्जा था ये वापस ले लिया गया है। 18 है, आम आदमी पार्टी किस प्रकार की पार्टी है? इसको किस स्तर की दर्जा प्राप्त है? आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। क्या है? राष्ट्रीय पार्टी। इसके बारे में अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी है। दिसंबर 2022 में घोषित गुजरात विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की अर्हता प्राप्त कर लेने के आधार पर राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए दावा किया था। इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग के द्वारा अप्रैल 2023 में जारी सूचना के तहत इसे अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। 19 नंबर है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी.आर. अंबेडकर। बी.आर. अंबेडकर, बी ऑप्शन। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा 1936 में की गई थी। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, बी ऑप्शन सही जवाब है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना महाराष्ट्र में 1947 में की गई। यह एक मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी थी, जबकि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना बंगाल में 1 नवंबर 1924 को की गई। काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत सरकार, कुतुबुद्दीन अहमद और शमसुद्दीन हुसैन इसके संस्थापक सदस्य थे। इस पार्टी ने 1925 से 1929 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत कार्य किया। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, एक तरफ राजनीतिक दल, दूसरे तरफ उसके गठन वर्ष दिए गए हैं। तो जैसे अगर देखा जाए तो जैसे सीपीआई का जो गठन वर्ष है, सीपीआई का क्या है, तो देखिए सीपीआई का अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1900, देखिए यहाँ पे 1920 दिया गया है। वैसे थोड़ा सा देखा जाए तो इसका गठन जो है 1900 जब देखिएगा तो एग्जैक्ट 1925 होगा, तो 1925 को ध्यान में रखिएगा। सीपीआई 1920 दिया गया है यहाँ पे मिलान में। इसके बाद सीपीएम जो है, सीपीएम 1964 में, और एआईएडीएमके का स्थापना या गठन वर्ष जो है वो क्या है, तो 1972 है।
और तेलुगु देशम का क्या है तो 1982, ध्यान में रखिएगा। देखिए सीपीआई 1925, सीपीएम 1964 में, एआईएमडीएके 1972, तेलुगु देशम का 1982 में गठन हुआ। एम एन राय, अवनी मुखर्जी आदि ने 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, जबकि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में कानपुर में हुए साम्यवादी नेताओं के सम्मेलन में सिंगारवेलु चेटियार, एस वी घाटे, मुजफ्फर अहमद आदि के नेतृत्व में हुआ था। वर्तमान में भारत में राजनीतिक रूप से सक्रिय सीपीआई की स्थापना वर्ष 1925 है। 22 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ राजनीतिक दल, दूसरे तरफ उसके गठन वर्ष दिए गए हैं, स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था तो आपको मालूम है 1885, ठीक है। इसके बाद भारतीय जनसंघ की स्थापना वर्ष क्या है, भारतीय जनसंघ 1951, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 1925 और एआईएमडीएके का 1972, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 है, भारतीय जनसंघ का 1951 है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 1925 है, एआईएमडीएके का 1972 है। आगे बढ़ते हैं। 23, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ था। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ था तो 1964, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में 1964 में कोलकाता में हुए 7वें पार्टी सम्मेलन में हुआ था। 24 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो देखिए, अगर इसका मिलान कीजिएगा तो सही जवाब हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना वर्ष है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1964 है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964, सॉरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो है, एक है मार्क्सवादी, एक है सिर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो मार्क्सवादी वाला 1964 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 है, ये दूसरा। और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना वर्ष जो है, बहुजन समाज पार्टी का 1984 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 1998। तो याद रखिएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दोबारा से यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वाला 1964, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो वर्ष है 1984, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 1998। 25 नंबर है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार करें, उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए, उन्हें उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 है, याद रखिएगा। समाजवादी पार्टी की 1992 है, तेलुगु देशम पार्टी 1982 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आएगा तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है, इसके बाद आएगा बहुजन समाज पार्टी, इसके बाद आएगा समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यानी सही ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी में। यहाँ पे आप रिवीजन कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा। 26 नंबर में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो देखिए, भारत की विभिन्न प्रमुख ट्रेड यूनियनों और उनकी दलीय संबंधता संस्था प्रत्यक्ष संस्था के आधार पर जो ऑप्शन में होना चाहिए वो डाउटफुल है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। भारतीय मजदूर संघ जो है, भारतीय मजदूर संघ के दलीय संबंधता जो है वो है भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की संबंधता जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड का जो संबंध है वो है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। 27 है, निम्नलिखित में से कौन से दल संयुक्त मोर्चा का जो 1996-97 के दौरान सत्ता में था भाग नहीं थे। कौन से दल संयुक्त मोर्चा का जो 1996-97 के दौरान सत्ता में था
भाग नहीं थे। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला बहुजन समाज पार्टी, दूसरा समता पार्टी और इसमें तीसरा जो है हरियाणा विकास पार्टी। यानी 1996-97 के दौरान सत्ता में जो नहीं थे वो क्या है, तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा। बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी 96-97 के दौरान संयुक्त मोर्चा सरकार के अंग नहीं थे। 28 नंबर है, नीचे किसी राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा के लगातार 3 निर्वाचन में प्राप्त मतों की प्रतिशत दी गई है। जिस दल ने मतों की उपयुक्त प्रतिशत प्राप्त की वह था कौन? वह कौन था? तो याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। देखिए आरोही क्रम का यह जो मत प्रतिशत दिए गए हैं निर्वाचनों में, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त मत प्रतिशत के लगभग समकक्ष है। 29 नीचे कुछ राजनीतिक दल तथा 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में उनके द्वारा जीते गए स्थानों की सूची दी गई है। उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो है आपका टीडीपी 30, बी ऑप्शन। सीपीएम 13वीं में 32, 17वीं में 3, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिए गए हैं, इसमें जो सही है पहला है कि राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। बिल्कुल सही। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी। इन सीटों की संख्या इतनी नहीं थी कि वह स्वयं अपने दल पर सरकार बना सके। इसके स्थान पर विपक्षी दलों ने गठबंधन करके वीपीसी के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। अतः राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। एक पार्टी के पूर्ण बहुमत वाली सरकार के स्थान पर गठबंधन सरकारों का उदय हुआ। 31 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं। कारण वह बहुत सी चीजों की बृहद विस्तार में चर्चा करता है। इनमें से कौन सा सही उत्तर है, आप बताइए। इसमें ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी बी ऑप्शन। वर्तमान समय में भारत में साझा सरकारों का दौर चल रहा है। चूंकि इस प्रकार की सरकारों में कई दल शामिल होते हैं, इसीलिए सभी दलों की भावनाओं को ध्यान में रखकर एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम जो है बनाया जाता है और उसी के अनुरूप सरकार को चलाने का प्रयास किया जाता है। 32 है, किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? तो सही जवाब है केरल, यानी डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। केरल में लगातार कांग्रेस या अथवा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेतृत्व में सरकार का गठन होता रहा है। ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सामान्यतः क्षेत्रीय दल ही सत्ता में रहे हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। 33 2 वक्तव्य दिए गए। कथन ए, भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। कारण बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। इन दोनों में जो सही है आपको बताना है। इन दोनों में से ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कम मत प्रतिशत के बावजूद सदस्यों के अपेक्षित बहुलता के आधार पर जीत जाने के कारण इस सरकार बनाने वाले दल का मत प्रतिशत कम रह जाता है। 34 कथन ए, संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
कारण चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। बताइए इन दोनों में से कौन सही है? ए गलत है और आर सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो संविधान का अनुच्छेद 330 से 334 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसमें महिलाएं पहले स्थान पे, मतलब जिसमें पहले महिलाएं नहीं थी, पहले स्थान पे नहीं थी, अतः संविधान में संशोधन करके ही महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सका था। और देखिए 106वें संविधान संशोधन यानी 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में और एनसीटी दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 35 कथन ए, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, कारण अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, कारण है कि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। क्या दोनों सही है? एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, तो ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र अभी जो है संक्रमण काल से गुजर रहा है। यहां पर अभी जातिवाद और क्षेत्रीयतावाद पूरी तरह से हावी है। विभिन्न स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा कर लिया जाता है। मात्र यही कारण नहीं है जिसकी वजह से भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया, इसके अन्य सामाजिक आर्थिक कारण भी हैं। 36 है, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक संस्था का अंग है? निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो राजनीतिक व्यवस्था का, याद रखिएगा, दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग है। दलीय व्यवस्था के द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता का गठन और सरकार का संचालन किया जाता है। 37, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन, भारत में लिखित संविधान है, कारण शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो इसमें जो सही है, देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बारे में 2-3 पॉइंट है, देख लेते हैं। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, कथन ए सही है। इसके अलावा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास होता है। देखिए ये क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं के समाधान और सुविधाओं की वृद्धि की बात करते हैं, जिसे उस क्षेत्र के जनमत का सुझाव उनकी तरफ से हो जाता है। 38 है, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? किसे एक दबाव प्रेशर ग्रुप माना जा सकता है? तो मजदूर संघ के सदस्य, डी ऑप्शन। मजदूर संघ के सदस्य को प्रेशर ग्रुप माना जा सकता है, दबाव समूह माना जा सकता है जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। इसे हित समूह और अनौपचारिक संगठन आदि भी कहते हैं। इसमें मजदूर संघ, किसान संगठन, महिला संगठन, व्यापारी संगठन, विद्यार्थी संगठन आदि को शामिल किया जा सकता है। 39 है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा दल का आंतरिक चुनाव, जो दल के पदाधिकारियों के चयन के लिए समय समय पर हो, तो सी ऑप्शन। आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है, जो दल के पदाधिकारियों के चयन के लिए समय समय पर हो। 40, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत के दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? तो याद रखिएगा रजनी कोठारी, बी ऑप्शन। रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में जिक्र किया है। रजनी कोठारी प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, लेखक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इन्होंने CSDS विकासशील समाज अध्ययन पीठ और लोकायन संस्था की स्थापना की थी। 41 है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह तिथि कौन सी थी?
दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह कौन सी थी? तो 15 फरवरी 1985, बी ऑप्शन। दल बदल निरोधक अधिनियम 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के लिए विधेयक लोकसभा के द्वारा 30 जनवरी 1985, राज्यसभा के द्वारा 31 जनवरी 1985 को पारित हुआ। 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ यह अधिनियमित हुआ था। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 को लागू है। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 में संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। 42 है, निम्नांकित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? तो सही जवाब है किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरहरता संबंधी उपबंध किए गए हैं। इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल और दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी याद रखिएगा मतदान करने संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इस कानून के तहत किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल की परिस्थिति का उल्लेख नहीं है। 43 है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली कब? तो 1985 में। 44, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक विलय में किस स्थिति में मान्य होता है? तो स्थिति है जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। तो सी ऑप्शन। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची के पैरा 4 के उप पैरा 2 के प्रावधान के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में मान्य तब होता है जब उसके विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। 45, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में 2 कथन है, कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसमें दूसरा कथन सही है कि यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। तो बी ऑप्शन। भारत में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान संविधान के 10वीं अनुसूची में किया गया है। अनुसूची के पैरा 2 में दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता संबंधी प्रावधान है। इस पैरा के खंड 3 के अनुसार कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। यदि वह ऐसा करता है तो वह सदन का सदस्य होने के लिए निरहित होगा। इसका तात्पर्य यह है कि नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर निरहित नहीं होगा। देखिए 10वीं अनुसूची के पैरा 6 में दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में प्रश्नों के विनिश्चय के संबंध में प्रावधान है। इसके अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरहरता से ग्रस्त है या नहीं, तो वह प्रश्न यथास्थिति सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। इसके तहत पीठासीन अधिकारी के द्वारा दल बदल का मामला विनिश्चित करने के लिए किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं है। 46 से निम्नांकित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो देखिए इसमें जो सत्य नहीं है वो क्या है? तो लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। 10वीं अनुसूची में सम्मिलित दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत पैरा 5 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन से ठीक पहले जिस राजनीतिक दल का सदस्य होता है वह दल अपनी सदस्यता मतलब स्वेच्छा से छोड़ देता है या उसके बाद जब तक वह पद धारण किए रहता है तब तक उस राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है या ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह अपने मूल राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है तो उसे अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा। परंतु यदि वह किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है तो उसे अनर्ह यानी अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसके बाद 47 देखिए राज्य की विधायिका या संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में
दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का अपवाद निम्नांकित में से किस स्थिति में माना जाता है? वह स्थिति क्या है? वह स्थिति है उपयुक्त में से दोनों में, यानी ए और बी जो दिया गया है दोनों में। 48 है, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? दल परिवर्तन विरोधी विधि को, कानून को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? तो जम्मू और कश्मीर में। तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में सितंबर 1979 में दल बदल को रोकने के लिए एक विधि को अधिनियमित किया गया। इस कानून के अनुसार यदि विधानसभा या विधान परिषद का कोई सदस्य अपनी पार्टी को जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है छोड़ता है तो वह विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं रहेगा। इस कानून के अनुसार यदि कोई सदस्य किसी विषय पर पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देश या व्हिप के विरुद्ध सदन में मत देता है या पार्टी के आदेश का उल्लंघन करता है तो बिना पूर्व स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 49, नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए जिसमें दिसंबर 1994 में कर्नाटक राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन के परिणामों के कुछ विवरण प्रस्तुत हैं। आपको बताना है कि मतदान विश्लेषण के लिए मतदाता सीट की अनुपातहीनता को समझने के लिए किस पद्धति को अपनाने को इसका कारण माना जाएगा। ये पद्धति जो है बताना है कि किस पद्धति को अपनाने को इसका कारण माना जाएगा। तो याद रखिएगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सी ऑप्शन। वह पद्धति जिसमें सर्वाधिक प्राप्त मतों के आधार पर निर्वाचित माना जाता है, यानी कुल वैध मतों के प्रतिशत मत का महत्व नहीं होता, उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। भारत में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के निर्वाचन में यह पद्धति प्रचलित है। 50 है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने के लिए कम से कम होने चाहिए। तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता के लिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 का न्यूनतम 10% यानी 54.3 यानी 54 सदस्य संबंधित पार्टी का होना चाहिए। 2 आम चुनावों में किसी भी विपक्ष पार्टी को अकेले लोकसभा में इतनी सीटें नहीं मिल सकी हैं। यही कारण है कि 2014 में 16वीं लोकसभा के गठन के समय से ही लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद रिक्त है। 51 है, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपुरतम आंदोलन चलाया? भूपुरतम आंदोलन, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपुरतम आंदोलन चलाया। साम्यवादी दलों का आरोप था कि कांग्रेस ने सरकार में आने पर गरीबों को भूमि और घर देने का अपना वादा नहीं निभाया। साम्यवादी दलों ने भूमि के लिए अपने इस संघर्ष को भूपुरतम का नाम दिया था। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यापारी वर्ग, बी ऑप्शन। व्यापारी वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवादी का विरोध करती है जबकि व्यापारी वर्ग कहीं न कहीं पूंजीवाद का समर्थक होते हैं, अतः यह वर्ग इस पार्टी का सामाजिक आधार नहीं बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 53, कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। और 54 है, चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चुनावी बॉन्ड 2018 के बारे में यहाँ पे 4 कथन है, कौन कौन से कथन सही है? तो देखिए इसमें ए है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य है, बिल्कुल सही। इसके बाद चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे, ये भी सही है। और पात्र राजनीतिक दल के द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा, यानी ए, सी और डी सही है। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना की अधिसूचना जारी की थी। वित्त मंत्री ने 2017-18 के बजट भाषण में देश में राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत केवल वही राजनीतिक दल ही चंदा ले सकते थे जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हों। चुनावी बॉन्ड जारी होने के बाद 15 दिनों तक वैध रहते थे। राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड को अपने खाते में जमा करके उसी दिन भुगतान प्राप्त कर सकते थे। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2024 में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में चुनावी बॉन्ड योजना को सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार दिया है।
इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।